हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट यूज। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये पता है आपको? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? यस सर। अच्छा, द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है ये भी पता होगा आई होप। यस सर। ठीक है, तो सिल्वर की इलेक्ट्रोलाइट, जब सिल्वर के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं सिल्वर की जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है? इन चारों में से ये नहीं पता या पता है इसके बारे में? थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं सर बी और सी। बी और सी में लग रहा है कुछ। अच्छा, ए क्या है? व्हाट इज ए? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। एक सिल्वर और एक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर के साथ साइनाइड, साइनाइड जैसे कि Ag और साइनाइड Cn। ठीक है, ये क्या है? सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। तो सोडियम होगा मतलब Na होगा। फिर ये जो Ag के लिए ये वाला वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, तो Ag होगा और साइनाइड होगा, साइनाइड मतलब Cn होगा। तो ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि जो हमारा Cn होता है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, NO3 के ऊपर भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो एक सिल्वर उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके आयन के ऊपर मतलब कैटायन पे, और वहाँ पर दो Cn है, एक Cn नेगेटिव यहाँ पर है, एक Cn नेगेटिव यहाँ पर है। ये है आपका एक AgCN वोल्टॉइस का आयन। अब टोटल चार्ज इस पे कितना होगा बच्चे? टोटल चार्ज इस पे होगा, एक पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज इस पे होगा एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एक आयनिक फॉर्म में है इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज का और होना चाहिए, तो हम Na+ लिख दें यहाँ पे। ठीक, हम बच्चे Na+ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं Na+। ठीक, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, अगर कोई बोले आपसे कि ये इसमें और इसमें कोई फर्क है तो हम कहेंगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे सोडियम की जगह पे आ गया पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, अब बच्चे ये बताओ कि जो सॉल्ट होता है वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, तो जब इनको डालेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे, बहुत जल्दी घुल जाएंगे, ये भी बहुत तेज़ी से सॉल्युबल होगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद AgCN वोल्टॉइस इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो थोड़ी क्या होगी बच्चे? स्लो होगी। क्या होगी? स्लो। तो सोडियम अर्जेंटिनोसाइनाइड जो होगा वो थोड़ा सा स्लोली घुलेगा पानी में। ठीक है, क्योंकि सिल्वर की कोटिंग करनी है तो सिल्वर का ही इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, तो निकल की तो बात ही ना करो अभी आप। ठीक है, अब देखो बच्चे, सिल्वर की कोटिंग करते किस पे हैं? एक चम्मच है कॉपर का, उस पर तुमने सिल्वर की कोटिंग करी तो वो चांदी का चम्मच लगने लगेगा, उस पर एक प्लेट आ जाएगी, पतली सी एक परत आ जाएगी चांदी की। ठीक है, आओ देखते हैं। तो हमने क्या किया? हमने कॉपर का एक कप लिया, हमारे एग्जाम्पल में कॉपर का एक कप है, उस कॉपर के कप के ऊपर हमें सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। तो सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बैटरी का जो नेगेटिव वाला पार्ट है, बैटरी का जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हम जोड़ देंगे अपने, ये जो हमारा कॉपर का जो बर्तन था, कॉपर का यूटेंसिल था, उस कॉपर के कप से इसको जोड़ देंगे। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम? कैथोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हम एक प्लेट से जोड़ेंगे जो कि सिल्वर की होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों एनोड। इतना समझ में आया आपको? अब उसके बाद जो पानी है उसमें घोल देंगे, किसको? इसको घोल देंगे NaAgCN वोल्टॉइस, जिसको हमने पीछे भी स्टडी किया। तो होगा क्या? ये देखो, सॉल्यूशन के अंदर एक प्लेट है जिसपे हमने बैटरी का कौन सा चार्ज लगा रखा है? पॉजिटिव, तो वो प्लेट कहलाएगी हमारी एनोड। एक हमारा कप है, ठीक है, एक हमारा क्या है बच्चे? कप। उस कप के ऊपर हमने कौन सा चार्ज लगा रखा है? उस कप पे हमने चार्ज लगा रखा है नेगेटिव का, तो वो हो जाएगा हमारा कैथोड। सॉल्यूशन में कुछ हमारा सॉल्ट पड़ा हुआ है जो कि घुला हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो जब यहाँ पर हम इसको बैटरी से लगा देंगे, यहाँ ये पॉजिटिव का प्लेट है, नेगेटिव का प्लेट, बैटरी से लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो आयन जो होंगे, आयन या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आयन भागेंगे नेगेटिव की तरफ।
और नेगेटिव आयन भागेंगे पॉजिटिव की तरफ इन द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो Ag का आयन होता है वो कैसा होता है, Ag पॉजिटिव होता है या नहीं होता है? तो Ag पॉजिटिव का आयन किधर भागेगा, इस कप की तरफ, और इस कप पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कैसे डिपॉजिट होगा, Ag पॉजिटिव का जो आयन होगा उसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ से, इस निगेटिव प्लेट से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, और वो सिल्वर बन के इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यही इलेक्ट्रॉन जो इसे यहाँ मिला है वो ऐसे फ्लो करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है किसी वायर में तभी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर Ag बनेगा। अब सवाल ये आता है कि हम सिल्वर का यहाँ पर जो सॉल्यूशन ले रहे थे उसमें सिल्वर के आयंस, सिल्वर नाइट्रेट भी हम ले सकते थे। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लेते तो सिल्वर नाइट्रेट पानी में डालते ही बहुत जल्दी घुल जाता। अगर बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता, बहुत तेज़ी से सॉल्युबल हो जाता, तो यही सिल्वर का जो आयन है ये बहुत तेज़ी से भागता हुआ जाता। लेकिन जितना भी काम स्लोली होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, किसका, आपको परत चढ़ानी है या आपको पेंट करना है, तो जितना भी आप स्लोली पेंट करोगे ना उतना स्मूथ और उतना रिफाइंड पेंट होगा। आप जल्दी पेंट करोगे, कहीं पे ज़्यादा पेंट हो जाएगा, कहीं पे कम पेंट रह जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोसेस ज़्यादा फास्ट ना चले, स्लो चले, इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट नहीं लेते हैं। इसलिए हम एक ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसमें से सिल्वर निकले तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा स्लो निकले, टूटे लेकिन थोड़ा धीरे धीरे टूटे। ठीक है बच्चे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब बताओ बच्चों इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो वर्ड्स हैं, अगर इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो काम बन गया। बच्चे आपने देखा था कि हमारे पास जैसे मान लो सोडियम था, ठीक है, सोडियम मेटल का एक हमारे पास पीस था, उसको हमने क्या करा, बर्न किया, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सोडियम का मेटल लिया, नीचे लाइटर से हमने गर्म कर दिया। ठीक, होगा क्या, Na2O बन जाएगा। ठीक है, Na2O जो है वो बन जाएगा। अभी बैलेंस नहीं किया, बैलेंस बाद में कर लेंगे, समझते हैं कि हो क्या रहा है। Na2O बन गया, तो ये बन गया सोडियम का ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चे, सोडियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? yes, ये है पुराने ज़माने की डेफिनेशन। नए ज़माने में उस डेफिनेशन को कैसे लिखा जाता है वो समझ लो। हम ये कहते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और Na पॉजिटिव बना लिया। ठीक है बच्चे, और ऑक्सीजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन या फिर एक ऑक्सीजन समझ लो, बैलेंस नहीं कर रहे हैं अभी, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो नेगेटिव बना लिया। ठीक है बच्चे, फिर एक और वो निगेटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो नेगेटिव बना लिया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके ही तो Na2O बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहे थे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो सोडियम का ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, पर हो क्या रहा है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चे, तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे डेवलप होगा वो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। कोई ट्रिक्स या टेक्निक से याद करने से अच्छा है कॉन्सेप्ट समझो कि पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया इसलिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, इसका उल्टा हो जाएगा, किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किसी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो हो जाएगा बच्चे रिडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं अपना सवाल। Cu और Cu2+, आपने Cu बनाया Cu2+ से, तो क्या हुआ, नहीं सॉरी, आपने Cu से Cu2+ बनाया तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, Fe3+ से Fe2+ बन रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। Cl- से Cl बन रहा है तो क्या हो रहा है बच्चे? देखो Cl- में अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तब उसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था ना, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो Cl- से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये भी गलत है बच्चे। ठीक है, अब बताओ गलत कौन कौन से हैं? गलत है B वाला, गलत है C वाला। पूछा कौन सा गया है, इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बोथ। द aqueous solution of one of the following compound which contain both ions and molecules। अब ions क्या होते हैं, जैसे कि HCl है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले जो निकलेंगे वो होंगे आयंस। ठीक है, तो इन्हें तो आयंस बोलते हैं।
लेकिन अगर ये नहीं डिसॉल्व था तो ये क्या था बच्चे, ये था मॉलिक्यूल। टूट गया आयन, नहीं टूटा है तो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कोई ऐसा कंपाउंड देखते हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखते हैं कि जिसमें अगर हम 100 मॉलिक्यूल लें, उसमें से अगर 2 ही टूटें तो 98 नहीं टूटेंगे। ठीक, तो जो 2 टूटेंगे, जो 2 आयोनाइज होंगे, उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकलेंगे, और जो आयोनाइज नहीं होंगे उसमें कोई आयंस नहीं निकलेंगे। तो वो क्या कहलाओगे आप, वो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल ही रहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, हर बुक में मिलेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक, इसमें क्या टूटेगा बच्चे, इसमें टूटेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस एक H पॉजिटिव। ठीक, 100 लोगे, 1000 लोगे तो 1 या 2 3 टूटेंगे बस, बहुत कम टूटते हैं। ठीक है, परसेंटेज इसकी 2% के आसपास है। तो ये बच्चे हो गया हमारे एक्वस सॉल्यूशन जिसमें दोनों टूट रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, आयन से मिल रहे हैं और मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी है उसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा H+ आयन देता है, तो उसमें सारे आयन टूट जाते होंगे, सारे टूटते होंगे तभी तो ज़्यादा H+ देता होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें सारे टूट जाते होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट सारे टूट जाते हैं। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है ना, ये याद रखना कि जो HCl होता है, HCl होता है, जब ये गैस की फॉर्म में होता है तब तो ये मॉलिक्यूल रहता है, लेकिन जैसे ही तुम इसे एक्वस सॉल्यूशन में पास कराते हो ये आयंस में टूट जाता है, H+ और Cl-। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ये तो बहुत ही तेज एसिड होता है, HNO3। एसिटिक एसिड ये वीक एसिड होता है जो कि कम टूटता है, तो इनके आयंस भी रहते हैं, इनके मॉलिक्यूल भी बहुत सारे रहते हैं सॉल्यूशन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, एसिटिक एसिड। Reduction is defined as a process which involves सर जी जैसे इसमें आपने कहा था एसिडिक एसिड सर टूटेगा मॉलिक्यूल्स और आयंस में जी सर, उस तरीके से इथेनॉइक एसिड टूटेगा। कौन सा, इथेनॉइक एसिड? हाँ वो भी कम टूटेगा, बहुत कम टूटेगा, वो इतना अच्छा एसिड थोड़ी है, तो वो भी आयंस और मॉलिक्यूल्स में रहेगा। चलो तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पिछले एग्जांपल में देखा, उसी चीज़ को और कैसे पढ़ सकते हैं, रिमूवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसका उल्टा हो जाएगा, आप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है ना जब कहीं पर भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो उस चीज़ से आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो बढ़ रहा है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ रहा है एटम के पास वहाँ हो जाएगा रिडक्शन। जैसे कि नाइट्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस के साथ पास कराई, खूब गर्म करा, अमोनिया बना लिया, तो जब आपने अमोनिया बना लिया है तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन इसके ऊपर एक पार्शियल क्लाउड, ये जो क्लाउड डेवलप हो रहा है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का, तो ये क्लाउड डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब एडिशन होता है हाइड्रोजन का तो उसको भी रिडक्शन ही बोला जाता है। और प्योरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बहुत आराम से दिख रहा है कि भाई चार्ज आ गया, तो वो रिडक्शन हो गया। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट विच आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड क्या होता है समझ लेते हैं। हमने किसी सॉल्यूशन में 2 प्लेट्स लगाई, एक प्लेट निगेटिव से लगा दी, एक प्लेट पॉजिटिव से लगा दी। जिस प्लेट को निगेटिव से लगाते हैं उसको बोलते हैं कैथोड, जिसको पॉजिटिव से लगाते हैं उसको बोलते हैं एनोड। ठीक, अब बताओ जब निकल सल्फेट है तो उसमें 2 प्रकार के आयंस होंगे, निकल आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। तो निकल सल्फेट में कैथोड की तरफ कौन सा वाला आयन भागना चाहेगा, निकल भागना चाहेगा। ठीक, अच्छा जो पानी है इसके अंदर उसके भी हो सकता है, क्योंकि ये सल्फेट है वो अंदर जाके थोड़ा प्रोसेस मचाए, ठीक, ये आयन तोड़े, तो इसमें H पॉजिटिव आयन भी आएगा, तो क्या H पॉजिटिव आयन भी भागना चाहेगा और ये भी भागना चाहेगा। ठीक है, अब कौन पहले पहुंचेगा, जिसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, वो जो है पहले पहुंचेगा, है या नहीं, बताओ बच्चों। तो निकल सल्फेट आयन जो है, हाँ जी सर, जैसे सर आप कह रहे हैं कि सर पानी जो मॉलिक्यूल से वो भी अट्रैक्ट करेंगे, हाँ जी सर इसका मतलब सर जब भी हम लोग सर कोई इलेक्ट्रिसिटी करते हैं सर उसमें सर वाटर जो ही रोल प्ले करता है।
बताएंगे। ये जो मैंने बताया है ये बेसिकली अगर थोड़ा सा हम इसमें H2SO4 डाल देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाल दें, तब ये प्रोसेस होगा। मैं आगे पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा जब रिएक्टिविटी सीरीज अभी आएगी, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पानी का जो H+ आयन होता है वो भी भागता है इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन अगर NH ये निकल सल्फेट कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा, ज़्यादा होगा तो निकल का आयन भागेगा, ठीक है। अभी रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, 2-3 क्वेश्चन के बाद उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा आपके सामने। Which of the following are not the condition to be maintained during electroplating? अगर इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल देते तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता। तब हम कहते हैं कि क्या H+ भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके आयन ज़्यादा टूटते। अभी इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में निकल सल्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मेंशन नहीं है कि इसका कंसंट्रेशन कम है। अगर मेंशन होता तो कंफ्यूजिंग क्रिएट होती। अगर डाइल्यूट H2SO4 डालते कंफ्यूजन क्रिएट होता क्वेश्चन में, फिर कोई और चीज़ भी हमें पता करनी चाहिए होती, ठीक है। आगे आएगा, हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। NaCl का एग्जाम्पल है, बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है उसके बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंडीशंस टू बी मेंटेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग? कौन सी कंडीशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मेंटेन नहीं की जाती है? इतना तो हमें आइडिया लग गया है कि जो कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो मेटल का आयन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के पास जाके मेटल का आयन चिपक जाएगा, ठीक है। तो मेटल का आयन उस पर एक लेयर भी बना सकता है, तो ये तो पहला ठीक हो गया हमारा। तो मेटल टू बी प्लेटेड ऑन आर्टिकल इज ऑलवेज मेड एट एनोड। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब सिखाई जाती है तब यही बताया जाता है। अभी जैसे हमने सिल्वर की देखी थी, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखी थी, तो एक तरफ सिल्वर का हमने इलेक्ट्रोड बनाया था, एक तरफ हमने कॉपर का एक कप लिया था, ठीक है। तो इसको जोड़ा था पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, तो ये था एनोड, ये था कैथोड। तो जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसको कहाँ पे रखते हैं? उसको रखते हैं एनोड पे। एनोड पे इसलिए रखते हैं कि वो टूटेगा सॉल्यूशन में, टूटेगा Ag+ आयन अलग जाएगा, ठीक है, और वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो दूसरा वाला भी ठीक है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मस्ट कंटेन द मेटल आयंस लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, निकल, सिंस दीज आयन ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड एंड डिपॉजिटेड ऑन द मेटल। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहीं से सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अच्छा एग्जांपल है कि भाई अगर आपको सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा लेना चाहिए था जिसमें सिल्वर हो। ऐसा क्या लेना चाहिए था? ऐसा एक सॉल्ट लेना चाहिए था जिसे हम पानी में घोल देते, तो वो सॉल्ट कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको हमेशा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। अगर आपको गोल्ड की प्लेटिंग करनी होती तो उसका भी कोई सॉल्ट बनाना पड़ता, तो गोल्ड की प्लेटिंग सही से होती, ठीक है। तो जिसकी प्लेटिंग करानी है उसका हमें चाहिए होगा क्या? आयन चाहिए होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करंट इज टू बी यूज्ड। अब बच्चों बताओ कि हमने जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अब तक जितनी पढ़ी है, क्या उसमें डायरेक्ट करंट होता है या इनडायरेक्ट करंट होता है? एसी होता है कि डीसी होता है? डीसी होता है। एसी क्यों नहीं होता? अगर एसी लगाएंगे तो क्या होगा? सर वो सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्मूथ नहीं पाएगी। देखो क्यों नहीं हो पाएगी वो देखते हैं, ठीक है बच्चे। होता तो यही है, बिल्कुल सही बात है। जब हम एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव प्लेट बना ही रहे हैं, जब हमारा काम ही ये है कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, तो हम लेते हैं बैटरी। बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं पॉजिटिव वाला और दूसरे से नेगेटिव वाला। ये कैथोड और ये एनोड। मेटल जाएगा कैथोड की तरफ भागता हुआ। अगर डीसी करंट लोगे तो ये सारी कहानी होगी। लेकिन अगर आपने एसी करंट लिया तो वो फ्लक्चुएट करता है, वो अपने टर्मिनल्स बदलता रहता है। पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। जब आप करंट पढ़ोगे फिजिक्स में तब आपको पूरा अच्छे से फील आएगा इस बारे में। डीसी करंट लोगे तो क्या होगा कि एक पल में ये नेगेटिव है, दूसरे ही पल में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तीसरे ही पल में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो कैथोड है और एनोड है वही आयंस डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आयंस कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, इसलिए आयंस का डिपोजिशन सही से नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी सर इसका मतलब ये होगा सर, जो करंट होता है सर वो डिफाइन करता है कि कैथोड या एनोड सर चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। करंट का जो फ्लो होता है वो डिसाइड करता है, और करंट का जो एक वोल्टेज का एक पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं वो डिसाइड करता है, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम पास करेंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट बैटरी वाला, तभी वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहीं भी तुम देखोगे लाइफ में तो वो बैटरी लगा के ही करते हैं,
ठीक है। A strip of copper is placed in 4 different colorless salt solution। ये 4 डिफरेंट कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन लिए गए और उसमें कॉपर के स्ट्रिप को भिगो दिया गया या उसमें डाल दिया गया। ठीक, सॉल्यूशन लिया गया, पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन है, और उसमें कॉपर के स्ट्रिप को डाल दिया गया। ठीक, अब बच्चों ये बताओ, जब उसको भिगो के डाल दिया गया तो कौन सा सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू कलर का टर्न हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये याद रखना है कि हमने उस दिन क्या पढ़ा था, हमने उस दिन पढ़ा था आयंस का कलर। तो आयंस का कलर में हम कहाँ पर आते हैं, हम आते हैं हमारे इंडिया की क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप पे, और हमारे इंडिया की क्रिकेट टीम का कलर क्या है बच्चों, ब्लू। ब्लू कब से याद रखना आप कि कॉपर का जो आयन होता है उसका कलर होता है ब्लू। तो इनका सवाल ये है, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि किस सॉल्यूशन में आप कॉपर को डालोगे कि कॉपर के यहाँ पे टूट टूट के आयंस निकलने लगेंगे। किस सॉल्यूशन में डालोगे आप कि कॉपर के आयंस निकलने लगेंगे, बताइए। मतलब जो सॉल्यूशन पहले से था, मान लो ये पहले से था, ठीक, इसमें K प्लस था, NO3 माइनस माइनस था, इसमें Ag प्लस था, इसमें NO3 माइनस माइनस था, ये जिंक का था। तो कौन सा होगा जिसमें से टूट टूट के निकलने लगेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज देखें, वहां से आंसर निकल के आता है। देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये देखी होगी आपने, बुक्स में है ही मेंशन, देखिए ना रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, रिएक्टिविटी सीरीज ये कहती है कि हम एक काम करते हैं, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, उसको एक सीरीज में लगा देते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उन्हें सबसे ऊपर रखते हैं, जो कम रिएक्टिव है उन्हें नीचे रखते हैं, जो और कम रिएक्टिव है उनको और नीचे रखते हैं। ठीक है बच्चे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन से मेटल आएंगे, सबसे पहले आएंगे ग्रुप 1 वाले, क्योंकि ग्रुप 1 वाले जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेटालिक भी करेक्टर शो करते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, उनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद कौन से वाले आएंगे, उसके बाद आएंगे अल्कली के बाद अल्कलाइन वाले आ जाएंगे। ठीक है, थोड़े से रिलेटिवली कम रिएक्टिव होते हैं पर होते रिएक्टिव हैं। उसके बाद कौन से आएंगे, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे मेटल हैं वो आ जाएंगे। तो एक सीरीज बनाई गई। ठीक, अब इस सीरीज को देखिए आप, सबसे पहले किसको रखा जाता है, इसमें लिखा नहीं है वैसे, लिथियम, फिर इन्होंने रखा है पोटेशियम, ठीक है, Li(K), और फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब आप बच्चों ये देखो कि ये तो थे अल्कली वाले, ये हैं अल्कलाइन वाले, और फिर एल्यूमिनियम। तो जस्ट इसके बाद एल्यूमिनियम आया, ना कि कोई डी ब्लॉक वाला। क्यों? क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ये पढ़ा था कि जो एल्यूमिनियम होता है वो एक अल्कली के साथ क्या कर रहा था, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा था। एल्यूमिनियम जो होता है वो एक मेटल होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज आता है, वो एक एल्यूमिनियम का आयन बनाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी। तो एल्यूमिनियम जो होगा इनके जैसा करेक्टरिस्टिक थोड़ा थोड़ा शो करेगा, और उसके बाद आ जाएंगे सीधे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। ठीक, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन है, जिंक, आयरन, निकल, टिन और लेड। ये सारे जो आपके मेटल्स हैं इसमें सबसे ऊपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और सबसे नीचे जो है बच्चों वो क्या है, कम रिएक्टिव है। इतना मानते हो? यस सर। उसके बाद एक जगह दी गई है हाइड्रोजन को, भले ही वो मेटल नहीं है, भले ही वो मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आता है ना, एक पॉजिटिव आयन बनाता है, तो इसलिए इसको इसमें जगह दे दी गई। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कौन कौन से मेटल रखे गए, हाइड्रोजन के बाद रखे गए कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनम। अब ये बताओ कि इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, लिथियम या पोटेशियम? इस पूरी सीरीज में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? ये वाले होंगे सबसे कम रिएक्टिव, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। है बात या नहीं? अच्छा, अब बच्चों ये बताओ कि अगर रिलेशन बनाना हो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा या कॉपर, बताओ। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा या कॉपर? कॉपर, जिंक। ठीक है, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होगा, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होगा या कॉपर, बताओ बच्चों। कॉपर। कॉपर, ठीक है। पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा या कॉपर? पोटेशियम। पोटेशियम। तो कॉपर सिर्फ किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बस इन चारों से, बाकी सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने पॉजिटिव आयन वाली फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता है, वो रिएक्ट करना चाहता है ना, और जो कम रिएक्टिव होता है
वो पॉजिटिव आयन वाली फॉर्म को ना रह के अपनी वो एटॉमिक वाला नहीं होता है कि कोई चार्ज ही नहीं है, उसमें रहना चाहता है ना बच्चे। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये था कि कॉपर जो है किस सॉल्यूशन में जाके Cu2+ बनाएगा। तो कॉपर उस सॉल्यूशन में अपने आप को ज्यादा रिएक्टिव बनाएगा जिस सॉल्यूशन में कॉपर से नीचे वाले होंगे, है या नहीं है? यस ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन में कॉपर से नीचे वाला एलिमेंट होगा, कॉपर से नीचे वाला मेटल होगा, उस सॉल्यूशन में कॉपर क्या करेगा? कॉपर कहेगा मैं बनाऊंगा रिएक्टिव, मैं हूं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव, मैं बनाऊंगा अपना आयन, तुम चलो चुपचाप। ठीक, तो डिपॉजिट क्या होने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में सिल्वर डिपॉजिट होने लगेगा और कॉपर अपने आयन बनाने लगेगा। ये कहानी शुरू हो जाएगी, समझ गए बच्चे? यस सर। अब बच्चों ये बताओ, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जब कॉपर अपने आयन बना लेगा सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। द मेटालिक इलेक्ट्रोड विच डज नॉट टेक पार्ट। अब कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है? इलेक्ट्रोड हम मेटल के बनाते हैं, कभी हम किसी की भी मेटल का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया जाए जो रिएक्ट ना करे? तो सबसे कम जो रिएक्टिविटी सीरीज में होगा वही रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों इन चारों में से? देखो, दो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। हमारा पर्पस ये होता है कि जो इलेक्ट्रोड हैं ये रिएक्शन अगर ना करें तो ये ऐसे बनाए जाएंगे जो इनर्ट मेटल के हों। और हमेशा याद रखना, गोल्ड और प्लेटिनम ये जो होते हैं बहुत इनर्ट मेटल होते हैं, ये जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जल्दी किसी के साथ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि करते ही नहीं है, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कैसे पता था? देखो, हाइड्रोजन के नीचे आए थे वो जो बहुत ही कम रिएक्टिव थे। तो जो बहुत कम रिएक्टिव थे वो कौन कौन से थे? अब आप ये देखिए, जो बहुत कम रिएक्टिव है वो प्लेटिनम है। ठीक, एक और होता है इलेक्ट्रोड जो प्लेटिनम से भी कम रिएक्टिव होता है। एक और इलेक्ट्रोड होता है जो प्लेटिनम से भी कम रिएक्टिव होता है, और वो किसका होता है बच्चों? मेटल नहीं होता है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। कोई आपसे पूछ ले कि लेड ब्रोमाइड में Pb++ बनेगा और Br- बनेगा, ये जो Br- होगा ये किस पे जाएगा? ये जाएगा एनोड के पास, और Pb++ किस पे जाएगा? कैथोड के पास। तो यहाँ पे जाके ब्रोमीन गैस बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? ब्रोमीन गैस बनेगी, Br2। क्यों? Br अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? एनोड को। तो क्या बना लेगा? Br- से सिंपल Br का एक रेडिकल। Br का एक रेडिकल का मतलब ये है कि ये वो चीज़ है कि बनेगी ज़रूर, किसी को दिखेगी भी नहीं, किसी को समझ में भी नहीं आएगी। सीधे ये बनेगा, बहुत स्टेबल होगा, दूसरे Br के साथ मिलके बना लेगा Br बॉन्ड, वो बन जाएगा Br2, मतलब ब्रोमीन। तो वो जो ब्रोमीन बनेगा यहाँ पे बच्चों, वो क्यों बन रहा है समझ में आ गया। लेकिन अगर प्लैटिनम का यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज कर लिया जाता तो वो रिएक्ट कर सकता था, पर ग्रेफाइट का यूज किया गया है तो वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि लेड ब्रोमाइड में ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जनरली प्लेटिनम का भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर आपने इतनी लंबी आपने कहानी सुनाई, ये याद कैसे रहेगी? तो कुछ आपने कुछ सोचा है कैसे इसको याद करें? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कैसे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? बताओ। एक तो तरीका मैंने बता दिया, सबसे पहले अल्कली, फिर अल्केलाइन, फिर एक एल्यूमिनियम और फिर डी ब्लॉक वाले। ठीक, बीच में हाइड्रोजन आएगा और फिर डी ब्लॉक वाले आ जाएंगे। याद कैसे करना है इसके बारे में कुछ सोचा है किसी ने? बताओ बच्चों, किसी ने कुछ तो सोचा होगा, कोई निमोनिक या कुछ तो बनाया होगा। अच्छा चलो हम बताते हैं, आप लोग बताइएगा सबसे पहले। ठीक, एक काम करते हैं, एक छोटी सी ट्रीट होती है तुम्हारे स्कूल में, और वहाँ पे क्या क्या मंगाया जा सकता है? लिम्का मंगा लें। ठीक, और क्या मंगा लें? मान लो किसी को लिम्का नहीं पीनी है, फिर उसके लिए कोला मंगा लेंगे। ठीक है, अब किसी को वो भी नहीं पीनी है, कहता मुझे काली वाली नहीं पसंद है, उसके लिए सोडा मंगा लो। ठीक है, अब खाने के लिए क्या मंगाएं? कुछ फ्रूट्स मंगा लेते हैं। फ्रूट सबसे अच्छा तो हमें मैंगो लगता है भैया, मैंगो से अच्छा कोई फ्रूट नहीं लगता, मैंगो बेस्ट फ्रूट लगता है। और फ्रूट्स भी हो गए, कुछ चिप्स विप्स भी ले आते हैं। किसके चिप्स ले आए? आलू के लिए, आलू के चिप्स ले आए। तो एक काम करते हैं, लिम्का, कोला, सोडा, मैंगो, आलू,
लिम्का, कोला, सोडा, मैंगो, आलू। रिपीट करो मेरे साथ अपने मन में, लिम्का, कोला और सोडा। लिम्का लाए, फिर किसी को पसंद नहीं आया कोला ले आए, फिर सोडा ले आए। लिम्का, कोला, सोडा, मैंगो, आलू। देखो बच्चों, लिम्का LI, कोला के, लिम्का LIK, कोला CA, ठीक, सोडा NA, मैंगो MG और फिर आलू AL। इतने याद हो गए? इतनी सीरीज याद हो गई? लिम्का, कोला, सोडा, मैंगो, आलू। इतनी सीरीज हमें याद हो गई सर। कैसे क्या? पहले अल्कली, फिर अल्कलाइन और फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे कौन कौन से हैं? आगे हैं हमारे Fe, निकल, फलाना फलाना जो भी हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन सांप आ गया। कौन आ गया? सांप। तो अब सांप को क्या करना है? सांप को मारना है। ठीक है, सांप को मारना है। तो मास्टर जी ने कहा, क्या कहा मास्टर जी ने? मास्टर जी ने कहा आयरन लाओ, आयरन लाओ, ठीक, आयरन लाओ, क्या कहा मास्टर जी ने? बताइए। मास्टर जी मारेंगे ना सांप को। आयरन लाओ या आयरन निकालो, ये सही वर्ड है, निकालो। आयरन निकालो, आयरन निकालो। हर चीज़, हर जो वेपन होता है वो किसका बना हुआ होता है? आयरन का होता है। तलवार हो गई, डंडा आयरन का, बंदूक आयरन की। तो आयरन निकालो। ठीक है, क्यों निकालो? क्योंकि सांप, क्योंकि सांप है। आयरन निकालो क्योंकि सांप है। पहले पार्टी हो रही थी मस्त एकदम, लिम्का, कोला, सोडा, मैंगो, आलू सब आ गया। उसके बाद सांप आ गया। अब क्या करना है? आयरन निकालो, निकालो आयरन। क्यों? क्योंकि सांप है। ठीक है, तो आयरन मतलब Fe, निकालो मतलब Na। आयरन निकालो, क्यों निकालो? क्योंकि सांप है। SN और इसका P से याद रखना, Pb, ठीक, और है से H। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमें याद हो गए LIK, CA, Na, Mg, Al ये वाले। और फिर आयरन निकालो, क्यों निकालो? क्योंकि सांप है। ठीक, तो यहाँ तक हमें मेटल सीरीज अपनी याद हो गई। आप बाद में रिपीट इसको सुन लेना यूट्यूब पे, ठीक है, जब ये अपलोड हो जाएगा। आयरन निकालो, सांप है, या आयरन निकालो, नीचे सांप है। ठीक है, सांप पता चल गया। अब सांप को तुमने मार दिया, सांप खलास, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। अब क्या करेंगे बताओ बच्चों? अब पार्टी तो सब बर्बाद हो गई थी, तो अब हम मंगा लेंगे चाप। क्या मंगा लेंगे? चाप, या बाहर जाके चाप भी खा सकते हैं। चाप, चाप तो खाई होगी ना आप लोगों ने? सोया चाप या नहीं खाई है? इतना तो पता होगा कि जो सबसे महंगा होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, जो उससे कम महंगा होता है वो उससे कम रिएक्टिव होता है, जो उससे सस्ता होता है वो उससे भी कम रिएक्टिव होता है। तो जैसे जैसे वो महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी कम हो रही है। भाई वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो किसी और से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो चाप खानी है इन्हें। तो चाप कैसे खाएंगे? कॉपर, Hg, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब आपको याद रहेगा ना कि कॉपर के नीचे आएगा मरकरी और मरकरी के बाद आएगा हमारा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, आई थिंक इससे आपको हेल्प मिलेगी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है पेपर के टाइम। हाँ जी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आयन विच डिस्चार्ज एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब बच्चों ये बताओ, अभी तक तो हम कटायन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हमें ये बताना है एनोड और कैथोड दोनों के ऊपर कौन कौन से आयंस डिपॉजिट होंगे। अब बच्चों ये बताओ, जो पॉजिटिव से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एनोड, जो निगेटिव से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। यहाँ तक तो चलो सर हमें भी समझ में आता है। इसके बाद हम परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट को घोल दिया, Cu++ SO4-, ये इसके अंदर क्या होंगे बच्चों? ये इसके अंदर होंगे आयंस। ठीक, द आयन विच इज डिस्चार्ज एट एनोड। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि उसका चार्ज खत्म हो गया। पॉजिटिव का था तो उसे इलेक्ट्रॉन मिल गया, निगेटिव का था तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। चार्ज को खत्म होना ही क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। और आयंस कहाँ पे जाके डिस्चार्ज होते हैं? एनोड और कैथोड के ऊपर, जिन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करी तो
तो निगेटिव की तरफ कौन भागेगा? निगेटिव की तरफ हमारा कॉपर जाएगा। ठीक, तो कैथोड पे कौन आ गया? एनोड का बताना था। कैथोड पे आ गया हमारा कॉपर। ठीक है, अच्छा एनोड पे कौन आएगा बच्चों, ये बताओ। एनोड में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जो पानी है ना, उसमें भी आयंस टूटे हुए हैं, H+ और OH-। पानी में भी आयंस टूटे हुए हैं। ठीक है, पानी में भी आयंस टूटे हुए हैं। तो अब ये बताओ, OH- आयन ये भी जाना चाहेगा किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। चाहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए। SO4- वाला भी जाना चाहेगा। दोनों ही रेस लगाएंगे, SO4- सल्फेट आयन और OH-, दोनों रेस लगाएंगे किधर? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। अब बच्चों ये बताओ, कौन सा वाला सक्सेसफुली अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, OH- अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा। ठीक है, तो कैसे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वाला आयन दे पाएगा? अगर पेपर में सवाल आ गया तो कैसे करेंगे? यहाँ तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि OH वाला दे देगा। ठीक, क्योंकि OH जो होता है सबसे पहले वही पहुँचता है प्लस की तरफ। पर ऐसा कोई सीरीज़, कुछ तरीका है कि हमें अगर कंपैरिजन दे दिया जाए, मान लो 2 आयन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, दोनों के आयन है, तो इसमें से किसका आयन सबसे पहले जाएगा? बताओ बच्चों। फ्लोरीन का आयन है, किसका आयन सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रोड पे अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए? आयोडीन का है। ठीक, सल्फेट है। ठीक है बच्चों, नाइट्रेट है, किसका सबसे पहले जाएगा? तो कुछ होगा ना इसका हिसाब किताब, चलो देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें हमें कैटायन का तो पता चल गया था। अनायन का देखते हैं। अनायन में ये देखें कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जो जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना बांध के रखना चाहेगा। जैसे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक, या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन? आप ही बताओ कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज के साथ खुश रहेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। वो कहेगा भैया हम इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देंगे, हम बांध के रखेंगे। इसमें कौन बांध के रखेगा? फ्लोरीन वाला, उससे कम क्लोरीन वाला। ब्रोमीन और आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इतना दूर हैं कि बहुत आसानी से दे देंगे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, लिए जाओ इनका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, हुआ क्या? हमें ये पता चल गया कि इन चारों में से अगर कंपैरिजन दिया जाए, अगर इन चारों में से दिया जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे पहले कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा? ये वाला। उसके बाद ये वाला। तो फर्स्ट नंबर पे आयोडीन, सेकंड पे ब्रोमीन, थर्ड पे क्लोरीन और फोर्थ पे फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। लेकिन अगर हमें और आयंस आ गए, मान लो सल्फेट आयन दे दिया, निगेटिव आयन है, नाइट्रेट आयन दे दिया, निगेटिव आयन है, और दूसरा कोई आयन दे दिया, OH- दे दिया, निगेटिव आयन है, तो हमें कैसे देखना है? इसके लिए एक सीरीज़ बनी हुई है पूरी। ठीक है, ये सीरीज़ बनी हुई है। अब इस सीरीज़ में आप ये देखो, यहाँ तक तो कैटायन की सीरीज़ थी, कैटायन की सीरीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अनायन की सीरीज़ जो होती है उसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाता है, तो वो कन्फ्यूज़न हम दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों तो अब याद रहेंगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को तुमने डाला पानी में या नहीं भी डाला पानी में, वो कंसंट्रेटेड था, नॉन वोलेटाइल था, वेपर नहीं बन रहे थे उसके। सल्फेट उसमें सल्फ्यूरिक एसिड में वो हमेशा किस फॉर्म में रहता था? H+ उसके अलग रहते थे और SO4- अलग रहते थे। तो ये SO4- की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी ना, SO4- की जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तभी तो ये SO4- अपना लेके अलग निकल जाते हैं और बच क्या जाता है? H+। और इसीलिए ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ ये शो करती है कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक, क्योंकि ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि SO4- की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तभी तो सल्फ्यूरिक एसिड की इतनी स्टडी कराई जाती है। एक और आयन है जिसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक, और वो कौन सा आयन है? वो है हमारा नाइट्रेट आयन। तभी तो ये दोनों जो हैं वो बहुत ही भयंकर एसिड होते हैं, बहुत ही तेज़ एसिड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि कैटायन फौरन निकल जाता है अलग होके और रह क्या जाता है बेचारा H+, जो कि है बहुत अनस्टेबल, इसीलिए हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। वो अकेला नहीं रहता है, पानी से क्या करता है? एक लोन पेयर मांग लेता है, H2O से एक लोन पेयर मांग लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हमें ये पता चल गया कि सर ये दोनों जो हैं
सल्फेट और नाइट्रेट, सल्फेट और नाइट्रेट, सल्फेट और नाइट्रेट, ये दोनों जो हैं बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, या पूरा का पूरा जो इनके ऊपर चार्ज है नेगेटिव का वो पूरा का पूरा फैला हुआ है, डिस्पर्स है। पूरा का पूरा क्या है, फैला हुआ चार्ज है और डिस्पर्स है। तो जब चार्ज इस पर डिस्पर्स होगा, चार्ज इस पर फैला हुआ होगा, इसमें चार तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, एक नॉन एलिमेंट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन चार्ज को डिस्पर्स बहुत आराम से कर लेगा, उसे कोई टेंशन नहीं, उसे चाहिए नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन फिर है और नाइट्रोजन भी है, ये भी चार्ज को क्या कर लेगा, बहुत आराम से डिस्पर्स कर लेगा। तो इतना अच्छा डिस्पर्जन चार्ज का हो जाएगा कि इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बहुत सही हो जाएगी, ठीक है। पर ये याद रखना कि जितने भी ये वो हों, जितने भी इनके आयन स्टेबल हों, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका आयन होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे कोने में कौन रखा हुआ है, अगर हम नोबल गैस को छोड़ दें, फ्लोरीन रखा हुआ है। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ये हमारे एसिड्स के आयन, और फिर वही सीरीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। और सबसे कम कौन होगा, जिसमें बेचारा हाइड्रोजन है। तुम्हें तो पता है हाइड्रोजन तो नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, बेचारा संभल ही नहीं पाएगा। तो जिस आयन में हाइड्रोजन आ जाए वो आयन क्या हो जाएगा, वो आयन ऐसा हो जाएगा कि वो चाहेगा कि भाई साहब आप हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, हमें OH रेडिकल बना दो, हम दूसरे OH रेडिकल के साथ क्या करेंगे, दूसरे OH रेडिकल के साथ रिएक्शन करके हम पानी बना लेंगे, गैस बना लेंगे और उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ हो गई। इस तरीके से हमें याद रखना है। बच्चों को ये तो याद ही रहता है कि OH नेगेटिव वाला सबसे पहले भागता है, कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसका हमने आपको बता दिया, ठीक है। ड्यूरिंग सिल्वर प्लेटिंग, अब सिल्वर की प्लेटिंग हो रही थी, पहला क्वेश्चन वही था। ड्यूरिंग सिल्वर प्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल यूजिंग पोटेशियम अर्जेंटिनोसाइनाइड, पोटेशियम कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ जहाँ पर सोडियम था, जहाँ सोडियम था वहाँ पे पोटेशियम को लिख दिया गया, बस। तो जो कटायन था वही तो बदला है, कुछ ज़्यादा चेंज थोड़ी किया गया। तो एनोड, एनोड का मतलब क्या हुआ, एनोड वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। द एनोड मटेरियल शुड बी, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड की तरफ हमने कॉपर लगाएंगे, ठीक। कॉपर का कोई स्पून ले लिया, उस स्पून के ऊपर किसको हमें प्लेट करना है, हमें करना है सिल्वर को प्लेट, सिल्वर को प्लेट करना है। और आयंस भी किसके लेने हैं, आयंस भी लेने हैं सिल्वर वाले। तो एनोड किसका बनाएंगे हम, सिल्वर का बनाएंगे, ठीक है। सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन, सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन मतलब दो आयन थे, ठीक। जैसे कॉपर प्लस प्लस था या मान लो Ag प्लस था, दो आयन थे। अब इसमें सेलेक्टिव डिस्चार्ज मतलब किसी एक का डिस्चार्ज होगा और एक का डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये चीज़ किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ये जो चीज़ है सेलेक्टिव डिस्चार्ज, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ये सवाल आता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। कंसंट्रेशन पे, हाँ ये कंसंट्रेशन पे सिलेक्टिव डिस्चार्ज। पहली तो ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उस पर तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो श्योर शॉर्ट आंसर हो गया, ठीक। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी करेगा, लेकिन क्या ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे करेगा या नहीं करेगा, बताओ बच्चों। करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे करेगा। मान लो कि तुमने NaCl डाला, चलो आगे एग्जांपल आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो दो केसेस होंगे, एक डाइल्यूट NaCl का केस होगा, एक कंसंट्रेटेड NaCl का केस होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट NaCl और कंसंट्रेटेड NaCl दोनों में अलग अलग गैसेस निकलेंगी, ठीक है। अभी समझेंगे कैसे, पूरा एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में पूरा बता दूंगा। NaCl का केस पूछ लेना अलग से, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है जो नहीं होता है, जब हम कंसंट्रेटेड NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक तरफ हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और दूसरी तरफ हमें क्लोरीन गैस मिलती है कंसंट्रेटेड। और जब डाइल्यूट की करते हैं तो एक तरफ हाइड्रोजन मिलेगी और दूसरी तरफ ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक। बता दिया है, लास्ट में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बस बता रहे हैं। तो जब क्लोरीन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस को ब्लीचिंग गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग गैस। और एक कंपाउंड आपने देखा होगा, ये देखा है कंपाउंड,
ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो यही होता है, ठीक है, CaOCl2। तो क्लोरीन गैस चाहिए हमें, तो क्या ब्लीचिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं? हाँ जी करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तो हमें पढ़ाया ही जाता है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या रस्ट को रिमूव किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस करके? हाँ जी, जंक को साफ किया जा सकता है। जब पूरा का पूरा जो एनोड है उसको ही हटा के हम पूरा के पूरे कैथोड पे लगा रहे हैं तो बीच में जो रस्ट है वो नीचे भी गिर जाएगा, रस्ट हट जाएगा, ठीक है। कोई मड है वो भी हट जाएगी, ठीक है, उसके भी आयंस टूट जाएंगे। अगर रस्ट में भी सही आयंस बचे होंगे तो वो भी चले जाएंगे, ठीक है। तो रस्ट को रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। ब्लीच के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। कहाँ यूज़ नहीं होता है? लेदर बनाने में इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीनों में होता है, इतना पता था, बाकी अंदाज़ा लगा लिया हमने। विच मेटल इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैंस टू स्टोर फूड। अब जो फूड है हमारा, जो हमारा खाना है, उसको हमें प्रिजर्व करना है, तो हमें किसी ऐसे कंटेनर में रखना है जिस कंटेनर की वॉल के साथ खाना रिएक्शन ना करे, ठीक है, ठीक है। तो किसी ऐसे मेटल के साथ रखना है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो सीरीज थी, सॉरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उस सीरीज में नीचे आ रहा हो। तो क्या गोल्ड के कंटेनर में रख दें? बताओ, सिल्वर के कंटेनर में रख दें? अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन महंगा कितना है, कॉस्टली कितना है, ठीक। अब बताओ कि कोई ऐसा सस्ता टिकाऊ तरीका जिससे हम रख भी दें और हमारा उतना खर्चा ना हो। तो दैट वे इज ये टिन के तुमने डब्बे देखे होंगे, क्या देखे होंगे? टिन के डब्बे, घी या तेल के 15 किलो वाले जो डब्बे होते हैं टिन के डब्बे, उस पर टिन की प्लेटिंग होती है। वो टिन की प्लेटिंग इसलिए होती है कि आयरन जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है तो उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है आयरन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट ना करे। Which metal whose oxide which is amphoteric is reduced to a metal by carbon reduction? Which metal whose oxide is amphoteric? अब कौन सा मेटल है जिसकी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? पता चल गया, बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम भी है, लेड भी है, आयरन भी है, ठीक है। कार्बन रिडक्शन से कौन सा वाला, कार्बन रिडक्शन से कौन सा वाला मेटल? कार्बन रिडक्शन होता क्या है? कार्बन रिडक्शन ये होता है कि किसी मेटल का ऑक्साइड लिया और उस ऑक्साइड को क्या करा, गर्म करा, कहाँ, किसके साथ? कोक के साथ। कोक में क्या होता है? कार्बन। तो वो कार्बन क्या करता है? वो कार्बन मेटल की ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और रह जाता है सिर्फ मेटल, ठीक है। तो ये होता है कार्बन रिडक्शन। अब तुम समझो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर कैन यू शो द क्वेश्चन अगेन? देखो, मेटल ऑक्साइड है बच्चों, मेटल ऑक्साइड है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, उसके साथ तुमने क्या हीटअप किया? उसके साथ तुमने हीटअप किया कोक को, और कोक में होता है कार्बन। ये वो कोक नहीं है पीने वाली, ये वो कोक है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, ठीक है। इसमें होता है कार्बन, बहुत सारा कार्बन। तो ये कार्बन क्या करता है? ये कार्बन ऑक्सीजन को लेके उड़ जाता है और रह क्या जाता है? मेटल। इस चीज़ को बोलते हैं कार्बन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन। अब ये होगा किसके साथ? ठीक, तो जैसे मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की एक जगह है, वैसे ही मेटल एक्टिविटी सीरीज में कार्बन की भी एक पोजीशन है, और वो पोजीशन है एस ब्लॉक एलिमेंट के नीचे और डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। इतना याद रहेगा बच्चों? एस ब्लॉक के नीचे मतलब एल्यूमिनियम जो एस ब्लॉक है, सॉरी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे और जिंक के ऊपर किसकी पोजीशन होती है? कार्बन की। अब अगर तुमने बहुत सारा कोक लिया, ठीक, और एल्यूमिनियम को ऑक्साइड लिया, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम अपने ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं तुमने अगर आयरन का ऑक्साइड ले लिया, किसका ले लिया? आयरन का ऑक्साइड ले लिया, तो कार्बन जो होगा वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। जब कार्बन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो कार्बन क्या करेगा? इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और CO2 उड़ जाएगी और बचेगा क्या? आयरन, ठीक। सेम गोज विद लेड, सेम गोज विद लेड। लेकिन लेड के साथ जो ये चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि डिफरेंस कितना है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और हम अपने सिलेबस में ये पढ़ते आए हैं, 3 मेटल, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये 3 मेटल हैं जो कि हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। होते बहुत सारे हैं पर हम सिलेबस में अभी अपने 3 पढ़े हैं, ठीक है। कार्बन जो है इनका भी ले सकता है, जिंक ऑक्साइड का भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कि इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ भी करे और प्रॉफिटेबली काम हो जाए, तो वो किसका लेगा बच्चों? लेड का लेगा, ठीक है।
ये एक ऐसा आंसर था जो रिलेटिव आंसर था। आप कह सकते थे सर नहीं आयरन का भी तो ले लेगा ना, क्योंकि कार्बन यहाँ पे आ रहा है। हाँ ले लेगा, रिलेटिवली लेड का ऑक्साइड जल्दी तोड़ देगा, आयरन का ऑक्साइड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रिलेटिव आंसर था। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लिया एक्वस, पानी में घोल दिया NaCl को। इसकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी वो कैथोड के ऊपर क्या बनाएगी? कैथोड कौन सी प्लेट होती? कैथोड होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस। कैथोड होता है हमारा निगेटिव वाला, एनोड होता है पॉजिटिव वाला। तो हमारा जब NaCl इसमें डिजोल्व हुआ तो एक तो Na पॉजिटिव था और एक Cl निगेटिव था, और क्या था, और जो पानी था ना हमारा इसमें भी कुछ H पॉजिटिव आयंस थे और OH निगेटिव के आयंस थे। ठीक है बच्चों, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये देखते हैं ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जब यहाँ से स्टार्ट होती है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, कैसे याद किया था हमने? लिम्का, कोला, सोडा, मैंगो और आलू। ठीक, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आयरन निकालो, क्यों? क्योंकि सांप आ गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है तुम्हारा है। ठीक, आयरन निकालो क्योंकि सांप है। तो H जो है वो कितनी नीचे आ रहा है Na से? ये रहा है H जो है वो काफ़ी नीचे आ रहा है, काफ़ी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। कम रिएक्टिव कौन है? H। तो जो कम रिएक्टिव है वो चाहेगा कि भैया उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ठीक, बेसिकली बात ये होती है कि कौन चार्ज को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। चार्ज को ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन जब जल्दी एक्सेप्ट करेगा कैथोड के ऊपर तो क्या बनेगा? H रेडिकल और एक और H रेडिकल, और ये दो H के आइटम्स मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों? हाइड्रोजन गैस जोड़ जाएगी हवा में। ठीक, इतना समझ में आया? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एनोड है, जो तुम्हारा एनोड है पॉजिटिव प्लेट, वहां पे दो हैं तुम्हारे आयंस, एक Cl माइनस आयन है, एक OH माइनस आयन है। तो कौन सा आयन जो होगा वो पहुंचेगा? बताओ। जो हमने सीरीज देखी थी उसमें हमने ये समझा था कि जो OH माइनस के आयंस होंगे, जो OH माइनस के आयंस होंगे। अब तुम ये गैप देखो, यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबा गैप है। 4-5 मेटल और हैं जो इस सीरीज में नहीं लिखे हैं, तुम्हारे सिलेबस में पार्ट अभी नहीं है, लेकिन ये लंबी सीरीज है। सोडियम अल्कली है, अल्कली मतलब बहुत रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक, हाइड्रोजन रिएक्टिव कहाँ है? और अब हम जब आयंस देखते हैं तो आयंस की एक छोटी सी सीरीज़ है। वो सीरीज़ क्या है? वो सीरीज़ है सबसे पहले फ्लोरीन, फिर सल्फेट नाइट्रेट, ये एसिड वाले, और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और OH माइनस। तो यहाँ और यहाँ कितना डिफरेंस है? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। आप सही कह रहे हो, OH माइनस आएगा। ठीक, OH माइनस यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, लेकिन अगर आपने बहुत सारा NaCl मिला दिया है, बहुत सारा NaCl मिला दिया है, बहुत सारे क्लोराइड आयन हैं, तो काफ़ी हद तक क्लोराइड आयन आएंगे और यहाँ पे डिस्चार्ज होंगे और क्लोरीन गैस निकलेगी। अगर कंसनट्रेटेड NaCl है तो क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक, और अगर कंसनट्रेटेड NaCl नहीं है तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, OH माइनस डिस्चार्ज होगा। अब असर्शन देखते हैं, इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म आयंस। हाँ जी, ठीक बात है, नहीं करते। हीलियम पॉजिटिव आयन कहीं देखा? हमने तो नहीं देखा। ऑल्दो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर बात करी गई है कॉपर के मेटल की। कॉपर का जो मेटल वायर होता है, क्या वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है या कॉपर सल्फेट जैसा कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है? कॉपर सल्फेट। पर अगर कहीं लिखा गया है कि कॉपर इज इलेक्ट्रोलाइट, तो भैया कॉपर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक मेटल है, तो वो मेटल कैसे हो सकता है? ठीक है, ऑल्दो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहा जाता। ठीक, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एनायंस माइग्रेट टू, अगर यहाँ पर कॉपर आयन लिखा होता, क्या लिखा होता? कॉपर आयन, तब कहानी पलट जाती। एनायंस माइग्रेट टू एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। एनायंस वो होते हैं जिन पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ भागेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव प्लेट होती है हमारी एनोड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड, एनायंस डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड।
इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड के ऊपर, Yes. एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, तो Cl माइनस से अगर आप Cl बना रहे हो या 2Cl माइनस थे, वहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अनायंस माइग्रेट भी करते हैं और ये पूरा प्रोसीजर भी सही से एक्सप्लेन किया गया है। The substance which do not conduct electric current are called non-conductors or insulators। अब ये प्लास्टिक का पेन है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो इसे क्या बोलोगे आप, इंसुलेटर बोल दोगे या नॉन कंडक्टर बोल दोगे। द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो बहुत अच्छे से करंट के इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट, ठीक है, व्हेन प्रेजेंट इन वन फॉर्म और द अदर आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन कब करता, एक्सप्लेन तब करता जब ये बताता कि जो मेटल का लैटिस होगा, उस लैटिस में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डीलोकलाइज्ड होंगे, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे जब पोटेंशियल लगाओगे पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो वो इलेक्ट्रॉन बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में कंडक्ट हो जाएगी। अगर ये चीज़ एक्सप्लेन होती देन इट वुड हैव बीन अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन हमारे केस में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। नहीं पता। ठीक है, जी। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले MgCl2 ये सब, Yes. ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। अब वो सॉलिड स्टेट में एक दूसरे से इतने बंधे होते हैं, सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एकदम बंधे हुए होते हैं, चार्ज्ड आयंस होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। जब चार्ज आयन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कहाँ से, ना उसमें फ्री या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मेटल में होते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगी। तो NaCl का जो लैटिस है या MgCl2 का है या किसी का भी लैटिस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है, सॉलिड स्टेट में। पर उसी को अगर आप गर्म करके क्या करोगे, मोल्टन स्टेट में क्या करोगे, आप उसको मेल्ट कर दोगे, तो मेल्ट करने के बाद क्या होगा, मेल्ट करने के बाद जो चार्ज आयंस है वो फ्लो कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। ठीक, मोल्टन में, एक्वस में तो करते हैं, पता ही है। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू चार्ज आयंस इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, यस सर। Yes, sir. ओके। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर फ्यूज्ड और मोल्टन ओर बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। आई थिंक अभी तक आपने मेटलर्जी नहीं पढ़ी है ना? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके पहले क्या किया गया, पहले मेटल को लाए। और समझते हो, और पता है या नहीं पता है? यस सर। पहले एक पहाड़ था, उसमें गड्ढा खोदा, वहाँ पे अंदाज़ा लगा कि कुछ एल्युमिनियम होगा जो कि मिट्टी के साथ, रेत के साथ, कंकड़ के साथ मिक्स होगा। ठीक, वहाँ से उसको खोदा और खोद के जो पत्थर लेकर आए हैं ना, उस पत्थर को बोलते हैं ओर। अब उसके अंदर से हमें मेटल को बाहर निकालना है, बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या करेंगे, पहले उसको पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे, फिर उसको धोएंगे। धोने के बाद सारी इम्प्योरिटीज़ छट जाएंगी। उसके बाद देखेंगे कौन सा भारी है, धोने के बाद ये भी देखेंगे कौन सा भारी है, जो धुल गया वो भारी है, जो रह गया वो भारी है। जो भारी है उसको देखेंगे, उसमें मेटल का कंटेंट होगा क्योंकि मेटल बहुत डेंस होते हैं। फिर उसके बाद उस ओर को बहुत ज़्यादा हम साफ़ करेंगे, पर उसके बाद उसमें से अब हमें फाइनली मेटल निकालना है। तो कहीं कहीं पर कुछ केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है। बेसिकली एल्युमिनियम के केस में होता है। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, आई थिंक मेटलर्जी आएगा, तो एल्युमिनियम के केस में ऐसा होता है कि जो निकल के आया कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ ओर, उसको क्या किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है। पानी वानी नहीं मिलाते हैं, ना, उसी को मेल्ट करते हैं और वो पिघल जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाता है। और फिर वहाँ पे लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स, और उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, और वहाँ पे जो एक प्योर फॉर्म ऑफ मेटल होता है वो इकट्ठा होता जाता है नीचे। मैं अगर मेटलर्जी आपको पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके ऊपर मेरे क्लासेस अभी बन रहे हैं, ठीक है। तो मेटलर्जी जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो 15-20 मिनट अलग से लग जाएंगे, अगर किसी को चाहिए होगा तो बाद में देख लेना सेमेस्टर के बाद। ठीक, एनोड डिमिनिश इन मास इन इलेक्ट्रोविलिंग। इलेक्ट्रोविलिंग तो पता ही है कि एक मेटल है, कॉपर मेटल जैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल कॉपर मेटल का देते हैं बुक्स में कि कॉपर मेटल है जो कि इम्प्योर है, ठीक, उसका आप बना दो एनोड, उसका क्या बना दो एनोड। ये क्या है, कॉपर मेटल, अभी निकाला, अभी फैक्ट्री से आया है, प्योरिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक, 90% प्योर है, ज़्यादा प्योर नहीं है। और एक बनाया आपने कैथोड,
कैथोड जो है वो प्योर मेटल है, कॉपर का 99% प्योर है। ठीक, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक, कॉपर सल्फेट डाला, घुल गया, चार्ज लगाया, करंट फ्लो करने लगा। अब होगा क्या कि कॉपर यहाँ से टूट टूट के सॉल्यूशन में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, Cu++ आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, और यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो ये जो इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी चिपकी हुई होंगी जब कॉपर टूट रहा होगा, क्योंकि ये प्योर नहीं था, तो वो इम्प्योरिटीज़ नीचे गिर जाएंगी, और नीचे गिर के क्या इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एनोड मड। ठीक, इसको बोलेंगे एनोड मड। ये नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव गलत बना दिया था, कैथोड है ये, इसको बोलेंगे एनोड मड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये प्लेट पतली होती जाएगी और ये प्लेट क्या हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। यहाँ पे कॉपर बहुत सारा प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोविनिंग। और इलेक्ट्रोविनिंग में क्या चीज़ डिमिनिश हो रही है, एनोड जो होता है वो डिमिनिश हो रहा है, और क्या चीज़ बन रही है, कैथोड बन रहा है। ठीक, तो दोनों ही चीज़ें ठीक है, बट इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, वो मेटलर्जी की कहानी है जहाँ पर आपने कोई पानी नहीं लिया है, कोई सॉल्यूशन नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, सिर्फ ओर के कंसनट्रेटेड फॉर्म को आपने इतना हीट किया कि उसके आयंस अलग अलग हो गए। फिर वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और एक सही प्योर मेटल हमें वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये आप बेसिकली पढ़ोगे बॉक्साइट से। जब हम लोग बॉक्साइट से क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं। बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट ओर होता है Al2O3। ठीक, ये सब आप पढ़ोगे बाद में, इसके बारे में भी इतना ध्यान मत देना, बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ किया जाता है मेटलर्जी में, मेटल को बनाने में, तो वहाँ पर बोलते हैं मेटलर्जी। और एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रोविनिंग में क्या होता है, डिमिनिश होता है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इसमें क्या कर रहे हैं हम, कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं, प्योरिटी उसकी बढ़ा रहे हैं। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट कैथोड। जो आर्टिकल जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो रखा जाता है कैथोड पे। अभी सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा था सिल्वर और कॉपर का, देखा था या नहीं देखा था। कॉपर का एक कप था या चम्मच था या जो चाहो कह लो, उस कॉपर के कप के ऊपर हमें किसकी प्लेटिंग करनी थी, सिल्वर की प्लेटिंग करनी थी। तो सिल्वर को तोड़ के उसके पॉजिटिव आयन बनाने थे, और वो पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे नेगेटिव वाले चार्ज की प्लेट पे। वो कौन सी प्लेट होगी, वो प्लेट होगी कैथोड की। तो पहला तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिस आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, यहाँ पे किसे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, कॉपर के चम्मच को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो जिस आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो बनेगा कैथोड। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेटल होता है वो डिपॉजिट होता है कहाँ पर, मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड पे बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसीलिए इसको कैथोड पे रखा जाता है जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है। जिससे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, देखो जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है यहाँ पे रखेंगे, जिससे इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको एनोड पे रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा, इसलिए। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ सुपीरियर मेटल ओवर अ बेस मेटल यूजिंग अ इलेक्ट्रिक करंट, वही कॉपर के ऊपर सिल्वर की परत चढ़ा दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक आर्टिकल अट्रैक्टिव एज वेल एज प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। अब अगर तुमने आयरन का एक बार दे दिया जाए और आयरन के ऊपर हमें पता है जंक लग जाता है, अब इसके ऊपर तुम किसी और मेटल की क्या कर दो, किसी और मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। ठीक है, किसी और मेटल की कर दो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ मोल्टन और डिफ्यूज स्टेट, जो डिफ्यूज स्टेट में करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो नहीं करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टर इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज स्टेट में डिसोसिएट करता है मोबाइल साइन में, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सबसे फ्यूज स्टेट में होता है, जब उसमें आप चार्ज लगा देते हो, जब उसके आयंस टूटते हैं, डिसोसिएट्स होते हैं। बेसिकली अगर NaCl के आयंस टूट रहे हैं तो उसके हम बोलेंगे डिसोसिएट्स हो रहे हैं, क्योंकि आयंस तो पहले से थे, बस हमने क्या किया, हमने चार्ज पोटेंशियल लगाया सॉल्यूशन के अंदर और वो अलग अलग हो गए। ठीक, अलग अलग हो गए तो डिसोसिएट्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इन फ्यूज स्टेट ऑलवेज, अच्छा ऑलवेज नहीं होगा, ये जो ऑलवेज वर्ड है ना ये गलत है। ऑलवेज वर्ड जो है वो गलत है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जैसे HCl। HCl क्या है, HCl वैसे तो एक कोवैलेंट कंपाउंड है, पानी में डालोगे
थोड़ा चार्ज लगाओगे टूट जाएगा, लेकिन अगर पहले कोवैलेंट था और पहले कोवैलेंट था तो पहले क्या थे, पहले आयंस नहीं थे, अब आयंस बन गए। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? आयोनाइजेशन। तो हमेशा ये नहीं होता कि डिसोसिएशन हो, कहीं पर डिसोसिएशन होता है जब आयनिक होते हैं, जब कोवैलेंट होते हैं तो आयोनाइजेशन होता है। ठीक है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ आयन ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिस्चार्ज। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो डिस्चार्ज हो। बिल्कुल सही बात है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन मतलब कौन पहले डिस्चार्ज होगा एक सीरीज के हिसाब से इन द इलेक्ट्रोलाइट एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेलेक्टिव चार्ज ऑफ डिस्टाइन। स्टार्टिंग में सेलेक्टिव चार्ज ऑफ डिस्टाइन देखा था ना कि सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन, वही चीज़ है। ठीक है। द मेटल आर अरेंज इन अ सीरीज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बिल्कुल सही बात है, उसी की कहानी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। द इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। वाटर को क्या करा, एसिडिफाई कर दिया, थोड़ा सा उसमें एसिड मिला दिया, बहुत सारे आयंस टूट गए H+ OH- के। अब क्या होगा, अब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है। अब कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे? इनर्ट तो एक ही इलेक्ट्रोड है। ठीक है। ए इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाता है आयंस में। बच्चों क्लास होने वाली है नेक्स्ट, ठीक है, हमें खत्म करना है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कंप्लीटली डिसोसिएट्स, कोई डाउट हो कुछ भी हो आप ग्रुप में डाल देना, अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, जो पूरा का पूरा आयंस में डिसोसिएट होगा वो कौन सा होगा? सोडियम। ये सब वीक हैं, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आंखें नीच के वीक ही होते हैं, या तो होते नहीं है या वीक होते हैं। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, क्या चीज़ चेंज होगी? क्या फिजिकल चेंज आएगा कोई, या क्या? कंडक्टर जैसे कॉपर का वायर है, उसमें से आपने करंट पास किया, कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रोलाइट चेंज होते हैं, कंडक्टर चेंज नहीं होते हैं। ठीक। विच आयन हैज़ द हाइएस्ट ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, कौन ऐसा है जो सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो हमारी सीरीज में जो सबसे नीचे था वो कौन सा था? आयोडीन। उसके नीचे OH-, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की इलेक्ट्रोलिसिस करी। इंडिकेटर है हमारा फिनफ्थिलीन इंडिकेटर। ठीक। अब पिंक कलर अपीयर्स एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा कलर अपीयर हो रहा है? पिंक कलर। फिनफ्थिलीन क्या होता है? फिनफ्थिलेट क्या होता है? कैसा इंडिकेटर होता है? बेसिक मीडियम में, बेस में वो कलर पिंक शो करता है, एसिडिक में कलरलेस रहता है। तो अगर फिनफ्थिलीन पड़ा हुआ है तो जहाँ पर OH- होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बेसिक नेचर आएगा। जब बेसिक नेचर आएगा तो पिंक कलर आएगा। ठीक है। तो पिंक कलर आएगा किस पे? नहीं, देखते हैं अभी। ठीक है, कौन सा फैक्ट सही है? यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक, गलत लिखा हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो कौन सी गैस निकलेगी? और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या जाएगा? I- भी जाएगा या नहीं जाएगा? I- क्या करेगा? आयोडीन गैस बना लेगा। ठीक। अब ये क्या था? पॉजिटिव क्या था? एनोड। तो एनोड पे कौन सी प्रोड्यूस होगी बच्चों? आयोडीन गैस। ठीक, आयोडीन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पे। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड के ऊपर। ठीक है। सॉरी आयोडीन गैस जो प्रोड्यूस होगी वो कम प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि OH- जो है वो आसपास पूरा घेर लेगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी और थोड़ी सी आयोडीन भी होगी। इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अ माइनर परसेंटेज ऑफ गोल्ड एक्यूमुलेट्स इन। कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में माइनर परसेंटेज ऑफ गोल्ड कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? बताओ। एनोड मड में, क्योंकि सारा का सारा इंप्योरिटी कहाँ आती है? किसी भी मेटल की इंप्योरिटी उसकी मड में हो जाती है जो नीचे गिरता है। ठीक। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बहुत ज़्यादा ले लिया, NaCl बहुत ज़्यादा ले लिया तो पॉजिटिव प्लेट एनोड, नेगेटिव प्लेट कैथोड। तो हमारा जो कैथोड है उसके पास कौन भागेगा? Na+ भी और H+ भी, दोनों जाएंगे। पर सीरीज में ये नीचे होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक। और यहाँ पर कौन सी रिलीज होगी? क्लोरीन गैस। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बोल्टन लेड ब्रोमाइड आयंस डिसोसिएट इनटू Pb2++ और Br-। ठीक है, PbBr2 यही होता है लेड ब्रोमाइड। ठीक है।
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज। जब एक्वा सॉल्यूशन नॉर्मली हम बात कर रहे हैं तब क्या इवॉल्व होगा? कैथोड के ऊपर कौन इवॉल्व होगी? H+। हाइड्रोजन। ठीक, फ्यूज लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। लेड ब्रोमाइड को फ्यूज करा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस करी, क्या होगा, क्या क्रिएट होगा? ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। पहले लेक्चर में मैंने उसकी शायद आपको फोटो भी दिखाई थी, नहीं दिखाई थी तो आगे भी दिखा दूंगा। ब्रोमीन जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो रेडिश ब्राउन कलर जो होगा वो वहाँ पे फ्यूम्स निकलेंगे। कहाँ पे फ्यूम्स निकलेंगी? जहाँ पे वो, एनोड पे। हाँ, जहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिल्वर ग्रे डिपॉजिटेड, ये लेड का डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, कैथोड। इसमें पानी नहीं है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, फ्यूज्ड है ये। ठीक है, एक्वस नहीं है, फ्यूज्ड है। इसे गर्म करके बस इसके आयंस को तोड़ा गया है। कटायंस आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एनायंस आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ। वाटर में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? ये वाले। लेकिन अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा सही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये जो होता है वो कभी स्टेबल नहीं होता, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। डाइल्यूट H2SO4 को जब इलेक्ट्रोलाइज किया गया तो क्या बनेगा बच्चों? ठीक, डाइल्यूट H2SO4 एक डाइल्यूट एसिड मिलाते हैं पानी के आयंस को बहुत ज़्यादा तोड़ने के लिए। पानी के आयंस टूटे, ये जाएगा आपका निगेटिव प्लेट कैथोड की तरफ, ये जाएगा आपका पॉजिटिव प्लेट एनोड की तरफ। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, OH- जाएगा। सीरीज में भी नीचे आता है सल्फेट के। तो एनोड पे निकलेगी ऑक्सीजन और कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन। ठीक है। एसिडिफाइड वाटर जो है वो एक एग्जांपल क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये कर रहा है तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? OH निगेटिव में से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, OH रेडिकल, फिर OH रेडिकल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बच्चों H2O बना लेगा प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन। सेलेक्ट एन आयन विच विल सेलेक्टिवली डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्वस मिक्सचर ऑफ द आयन। ठीक, वो आयन सेलेक्ट करना है जो इन तीनों का मिक्सचर है, लेड का, सिल्वर का और कॉपर का। सबसे पहले कौन जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए? सबसे पहले वो जाएगा जो सीरीज में सबसे नीचे आता होगा, सबसे कम रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? कॉपर के बाद क्या था? हाइड्रोजन के बाद चाप। चाप भी तो खाई थी ना? नहीं खाई थी चाप, भूल गया चाप। ठीक, तो हमें तो ये लग रहा है भाई ये होना चाहिए, यही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी हम लोग लेट हो गए।